Assalamualaikum students, it's your chemistry teacher Hassan Mansoor. Today we will learn about a vapor pressure. So vapor pressure क्या है कि the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. So वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन क्या होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इवेपोरेशन क्या है, किसी भी लिक्विड का गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम कह रहे हैं कि वो इवेपोरेशन है। ठीक है, यानी लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कंडेंसेशन था वो उसका रिवर्स प्रोसेस था, मीन्स कि जो गैशियस फेज का या वेपर्स का कन्वर्ट हो जाना बैक इनटू द लिक्विड स्टेट, तो इसको हम कह देते हैं कि ये कंडेंसेशन है। नाउ ये जो वेपर प्रेशर है ये बेसिकली किस तरह से होता है कि कोई भी कंटेनर है, बीकर है, जिसके अंदर लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो इवेपोरेट भी करते हैं। ठीक है, सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं। तो अब अगर तो ओपन कंटेनर है या जो ओपन आपके पास जिस भी कंटेनर में लिक्विड पड़ा होगा तो वो ओपन है, तो जो मॉलिक्यूल गैशियस फेज के अंदर जाएंगे वो क्या करेंगे, वो एयर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से इधर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर, तो क्या हो रहा है कि वो वेपर्स जो हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं इनटू द एयर। बट अगर जो है वो कंटेनर ऐसा हो जो ऊपर से क्लोज्ड हो, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस ऑफ द लिक्विड से इवेपोरेट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वो कंटेन हो जाएंगे किसके अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर जो कि आपने उसको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने वो उसको इनक्लोज किया हुआ है उस कंटेनर को, तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से गैसियस फेज के अंदर जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो दोबारा से उस कंटेनर के साथ जो आपने बाउंड्री लगाई हुई है ऊपर, उसके साथ टकराते हैं और वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वो चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, ये भी एवेपोरेशन के साथ साइड बाय साइड जो है वो चलता है। ठीक है, यानी कि एवेपोरेट भी कर रहा है लिक्विड, और कंडेंसेशन मीन्स के उस वही जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड फॉर्म के अंदर भी आ रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये जो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के ये जो स्पीड है, इसका जो रेट है, दैट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, बट ये होते किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। यानी अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स से सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिक्विड को इवेपोरेट करें टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जब दो मॉलिक्यूल्स उसी बाउंड्री से टकरा के वापस क्या आएंगे, कंडेंस होंगे लिक्विड फेज के अंदर, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, सो लिक्विड और वेपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो वेपराइज करेंगे थ्रू इवेपोरेशन और कंडेंस करेंगे थ्रू कंडेंसेशन। तो इस तरह से ये प्रोसेस जब इन दोनों की स्पीड या इनके जो रेट्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस पोजीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसके ऊपर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जो है वो इक्वल हो गया। मींस कि जिस स्पीड से लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा रहा है, उसी स्पीड से जो वेपर्स हैं वो बैक दोबारा से किस फेज में आ रहे हैं, लिक्विड फेज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इवेपोरेट करते हैं तो क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इवेपोरेट कर रहे हैं, उतने ही जब कंडेंस कर रहे हैं, तो इस स्टेट को हम क्या कह देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मींस कि जिस तरह से ये इधर डायग्राम के अंदर देखें कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इवेपोरेट करना स्टार्ट किया, तो उस मौका पर कोई कंडेंसेशन नहीं हो रही थी, यानी कि वो गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन जो बी डायग्राम है उसके अंदर देखा कि कुछ मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो गए थे, चूँकि आपने ऊपर से जो है वो कंटेनर को क्लोज किया हुआ, तो वो बाउंड्री से टकरा के वापस जो है वो दोबारा से लिक्विड के साथ आके दोबारा से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड सी डायग्राम के अंदर देखेंगे जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं, उतनी ही स्पीड से और उतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड फेज के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस। और ये जो मॉलिक्यूल्स जो के ऊपर जो क्लोज्ड बाउंड्री है या जो ऊपर से क्लोज किया आपने, ऊपर की जो वॉल है, उससे टकरा के जब वापस लिक्विड के साथ जाके लिक्विड के ऊपर जाके एक प्रेशर लगाते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम कह रहे हैं कि दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर करता है। तो 3 फैक्टर्स जो हैं वो इधर मैंशनड है। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर कैसे वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि 2 तरह के लिक्विड्स हो सकते हैं, या तो पोलर लिक्विड्स हो सकते हैं या फिर
नॉन पोलर हो सकते हैं। पोलर लिक्विड्स कौन से होंगे? जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जिसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हुई होती है, पोल्स डेवलप हुए होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और वो पोल्स क्यों डेवलप हुए होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव पोल जो है वो डेवलप हो जाता है। जो कम अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव पोल डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर की एग्जाम्पल ले लें, H2O, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो हाइड्रोजन H उसके ऊपर साथ 2 लगे हुए हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर इसी तरह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के ऊपर इसी तरह से कि अगर एक जो कंटेनर है उसके अंदर तो हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल या उसके ऊपर पोल्स डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो पोल्स हैं उनकी आपस में भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने ये उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब चूँकि वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो उन फोर्सेस को ब्रेक करके तो इवेपोरेट हो सकें, ठीक है। तो इस वजह से नेचर ऑफ द लिक्विड पे इस तरह से ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर का। अगर तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, पोल्स डेवलप हुए हैं और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल जो है उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर से। तो ये आ गया कि नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर इस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का साइज़ जो होगा, अगर तो वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है उनका साइज़ जो है वो अगर छोटा है तो वो एवेपोरेट ईजिली कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उनके लिए ये मुश्किल होगा कि वो एवेपोरेट जो है वो करें यानी कि वो देर से एवेपोरेट करेंगे। जब वो देर से एवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा कि उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी कम लगेगा, ठीक है। यानी जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल दी गई है कि हेक्सेन जो है, हेक्सेन क्या है, ये एक अल्केन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन आइटम्स हैं 6, ठीक है, और हाइड्रोजन आइटम्स हैं 14, तो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दिस। दूसरा मॉलिक्यूल है डिकेन का, उसके अंदर कार्बन आइटम्स हैं 10 और हाइड्रोजन आइटम्स हैं 22, यानी कि जो डिकेन है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, हेक्सेन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो हेक्सेन का साइज़ चूँकि छोटा है तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए क्या होगा कि ईजी होगा कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करें और ब्रेक करके इजीली एवेपोरेट हो जाएं। बट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस जो होंगी उनके लिए मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा कि वो उनको ब्रेक करके जो है वो एवेपोरेट कर सकें और फिर वापस जो है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएं, जिसको हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो इसी वजह से जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे, ये देखें फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड के ऊपर है डिकेन, जिसके जो चेन लेंथ है वो ज़्यादा है। राइट साइड के ऊपर देखें आप हेक्सेन, उसकी चेन लेंथ जो है वो कम है, ठीक है, साइज़ जो है वो स्मॉल है। जब स्मॉल साइज़ होगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली एवेपोरेट कर सकेंगे, इजीली जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर जा सकेंगे। बट अगर लार्ज साइज़ होगा मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इजीली एवेपोरेट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो कम प्रेशर लगाएंगे। तो इसी वजह से जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, दैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने एवेपोरेशन में ऑलरेडी बात पढ़ी हुई है कि एवेपोरेशन में हमने बात पढ़ी हुई है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होता जाएगा। एवेपोरेशन का प्रोसेस जब फास्ट होगा तो ज़्यादा वेपर्स जो हैं वो लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर जाके इकट्ठे होंगे, और अगर कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है तो ज़्यादा जो है वो वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम एवेपोरेशन होगी और वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच।